फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं हिंदी का क्रैश कोर्स का पहला पार्ट, जिसमें हम आपसे बताने वाले हैं हिंदी का ऐसे भी वैसे क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरह मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है, कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप। कवि भारत माता अर्थात देशवासियों को ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है क्योंकि अर्जुन की अज्ञानता को नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। तो आखिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अज्ञानता को नष्ट करने के लिए गीता का क्या उपदेश दिए थे, चलिए हम आप सभी को श्लोक के माध्यम से बता देते हैं। तो वह श्लोक इस प्रकार से था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हे दोस्तों, ये जो उपदेश था भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन की अज्ञानता को नष्ट करने के लिए दिया गया था। है दोस्तों, उसके बाद में आज भी इसका आंसर में लिखेंगे कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा भी था कि अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति स्वार्थी अथवा मोह से ग्रसित हो जाता है, जो उसे विनाश की ओर ले जाता है। अतः कवि के कहने का तात्पर्य है कि गीता के मर्म को जानते हुए भी देशवासी अपने पर पे जुल्म हो रहे विरोध को नहीं रोक सकते हैं, इसलिए कवि भारत माता को ज्ञान मूढ़ कहा है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला जो सवाल है कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ये सवाल आपके एक व्याकरण खंड से लिए गए हैं और मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि दुनिया के सारे चीज़ों को संज्ञा कहते हैं, जिसे छुआ जाए, देखा जाए या महसूस किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे राम, कलम, पटना इत्यादि, अर्थात समझ ही लीजिए कि दुनिया में जितने भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं ना, जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसे महसूस कर सकते हैं, उन सभी वस्तुओं सभी चीज़ों को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में आप सभी जानेंगे कि आखिर संज्ञा के यानी नाउन के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी को बता दें कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, अर्थात संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। रोमन नंबर 1 में लिखेंगे आप कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, रोमन नंबर 2 में जातिवाचक संज्ञा, रोमन नंबर 3 में द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, रोमन नंबर 5 में लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार से हम आप सभी को बता दिए हैं। और इसके बाद में अगला जो सवाल है मछली चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी। मछली और दीदी में क्या क्या समानता दिखाई पड़ती है, तो वहीं आप सभी को स्पष्ट करना है, यानी इस क्वेश्चन में स्पष्ट दिखाना होगा। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे कि मछली और दीदी में कई प्रकार के समानताएं हैं, यानी मछली और दीदी में कुछ ऐसे समानताएं हैं जो दोनों में सेम टू सेम मिल जाती है। मछली जल में रहती है और दीदी घर में रहती है। मछली का जो रहने का घर है वो जल है और दीदी के लिए रहने का घर जो है वो खुद घर है। मछली झोलों में तड़पती है और दीदी घर में छटपटाती रहती है। उसके बाद में आज सभी दिखेंगे कि मछली पानी से निकलकर मर ही जाती है और दीदी घर में पिता से पिटाई खाती है। ना ही मछली अपने अवस्था को व्यथा को प्रकट कर पाती है और ना ही दीदी अपनी व्यथा को प्रकट कर पाती है दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। ये जो सवाल है हमारा अक्षर ज्ञान नामक चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी के द्वारा बढ़िया शिक्षा किसे कहा गया है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वे बच्चे को अक्षर ज्ञान मिलने से पहले सत्य, प्रेम और आत्मा की शक्तियों का
ज्ञान होना आवश्यक मानते हैं। आज सभी लिखेंगे कि प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट से सहन से अहिंसा को जीतना शिक्षा का सबसे बड़ा अंग होना चाहिए। तो महात्मा गांधी के अनुसार बढ़िया शिक्षा कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी। ठीक है, ये सवाल मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप VVI मान लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपके पिछले मैट्रिक एग्जाम में पूछा भी गया था कि सीता को अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस होती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी माँ है। तो सीता जो औरत है ना, उसके 3 बेटे थे और सीता एक विधवा माँ है, उसके पति मर गए थे। उस कहानी अगर आप पढ़ेंगे माँ कहानी तो उसमें आप सभी को देखने को मिलेगा। उनके तीनों बेटे माँ के खाना को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं। उनके तीनों बेटों जो हैं वो माँ को खाना खिलाने के समक्ष में आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। उनकी बहू भी आपस में झगड़ती रहती है, इसीलिए वे अपने ही घर में रहकर घुटन महसूस करती है। कौन? तो सीता। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे प्रेजेंट हुआ, कैसे उपस्थित हुआ। आखिर नाखून क्यों बढ़ जाते हैं, ये जो प्रश्न था वो लेखक के सामने कैसे आया था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ था। ऐसा प्रश्न उनको सोचने पर विवश कर दिया था कि सचमुच नाखून को बार बार काटने के बावजूद भी इस प्रकार से क्यों बढ़ा करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे उनके लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। ऐसा प्रश्न उनको लेखक को सोचने पर भी मजबूर कर दिया था, सोचने पर भी विवश कर दिया था कि सचमुच नाखून को बार बार काटने पर भी नाखून इस प्रकार क्यों बढ़ा करते हैं। उसके बाद में अगला सवाल जो है क्वेश्चन 13 में बहादुर चैप्टर से लिया गया है और बहादुर चैप्टर से हमें ये क्वेश्चन पे पूछा गया है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। काफ़ी मज़ेदार ये कहानी है बहादुर का, जो आप सभी पढ़ेंगे तो आप सभी को लगेगा कि बहादुर एक ऐसा लड़का है जिसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि बहादुर ने लेखक का घर आखिर क्यों छोड़ दिया। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, जो लेखक है उसके बेटा हमेशा बहादुर को पिटाई करते हैं। मालकिन का झिड़कना एवं थप्पड़ लगाना, मालकिन हमेशा बहादुर को झिड़कते रहती थी और बातों बातों पर उन पर थप्पड़ लगा दिया करती थी और अंततः चोरी के झूठे आरोप के कारण बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ दिया था। तो बात था कि लेखक के तो पुत्र थे तो वो तो बहादुर को हमेशा पिटाई करते थे, मालकिन हमेशा झिड़कते झिड़कते उनको थप्पड़ भी लगा देती थी और अंततः हद कब हो गया कि जब बहादुर को चोरी के आरोप में उसे फंसाया गया था, जबकि बहादुर कोई भी रुपया चुराया नहीं था। इसके कारण बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ दिया। उसके बाद में अगला जो सवाल है निम्नलिखित का भावार्थ लिखे। यहाँ पे एक स्टेंजा, एक लाइन दिया गया कविता का जो लिया गया है भारत माता चैप्टर से। तो इसमें हमसे एक कविता का लाइन दिया गया, इसका भावार्थ हमसे पूछा गया है। लाइन कुछ इस प्रकार से है कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पंक्ति कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता भारत माता से लिया गया है। ये कविता की शुरुआती पंक्ति है। गांव में बसने वाले भारत माता आज धूल धर्षित सस्य श्यामल बनकर रह गई है और उदासीन भी बन गई है। उनका आंचल मैला हो गया है, गंगा यमुना के निर्मल जल भी प्रदूषित हो गए हैं, अर्थात खराब हो गए हैं। इसकी मिट्टी में पहले जैसा प्रतिभा और यश नहीं रह गया, इस मिट्टी में पहले जैसे प्रतिभा, यश तथा खुशबू नहीं रह गया है। वह अपनी दिन दशा पर उदास हो गई है और मलिन भी हो गई है। उसके बाद में अगला सवाल है साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है। साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन क्यों होता है, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने निबंध में बताया है कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। लेखक रामविलास शर्मा ने अपने निबंध में बताया है, उन्होंने अपने पंक्ति के माध्यम से बताया है कि साहित्य सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। इसके लिए उन्होंने एक तरफ जहां यह बताया है कि साहित्य पर समय और समाज का प्रभाव पड़ता है,
वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी दिखाया है कि समाज में कैसी परिस्थितियाँ होने पर भी साहित्य रचना सर्वदा एवं सर्वत्र प्रायः समान नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अमेरिका और एथेंस का बड़ा सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे और क्यों कहा है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि लेखक ने सर विलियम जोन्स की तुलना सिकंदर से करते हुए उन्हें नया सिकंदर का नाम दे दिया है। भाव एवं काल की दृष्टि से ऐसा कहना कोई अनुचित भी नहीं कहा जा सकता है। आज सभी लिखेंगे कि क्योंकि लेखक की दृष्टि में जोन्स का कार्य जो था वो काफ़ी साहसपूर्ण था। उन पर प्रिय जन्मभूमि और प्रियजनों से विलग होकर भी नए देश के दर्शन के लिए यात्रा करने के लिए निकले थे। आज सभी लिखेंगे कि उन्होंने अनेक सागरों को पार करके वे भारत दर्शन करने के लिए यात्रा कर रहे थे। सागर की लहरें, सूर्य का सागर में डूबना इत्यादि का दृश्य उन्हों को काफ़ी ही उत्साहित कर रहा था, काफ़ी खुशी महसूस करा रहा था। वह अपने सपने को साकार करने के लिए काफ़ी ही ललायित थे। उसके बाद में अगला जो सवाल है हम आप सभी को बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। हम आपसे बता ही दिए हैं कि दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई, मालकिन का झिड़कना, थप्पड़ लगाना और अंततः चोरी के झूठे आरोप में का कारण बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ दिया था। इसके बाद में अगला सवाल है कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। दोस्तों, कवि सुमित्रानंदन पंत जो अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि कवि अपने आंसुओं को उस सज्जन के आंगन में पहुँचाना चाहता है जहाँ प्रेम की वर्षा होती है। प्रेम की वर्षा अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए होती है। कवि अपने आंसुओं को उन्हीं के आंगन में पहुँचाना चाहता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। दोस्तों, सेन जो साहब हैं वो कासू अपने लड़के को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं, तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखना है आपको कि कासू सेन साहब का इकलौता बेटा है। कासू जो सेन साहब का इकलौता बेटा अर्थात इकलौता पुत्र है। वह शरारती और गैर जिम्मेदार है। वो काफ़ी शरारती है, काफ़ी नटखट है और उसके पास कोई भी जिम्मेदारी का ये नहीं है कि वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं मानता है, यानी वो गैर जिम्मेदार है। और इसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि उनकी शिक्षा दीक्षा किसी अच्छे स्कूल में ना होकर कारखाने के बढ़ई मिस्त्री के साथ साथ लोहा पीटने ठोकने इत्यादि से संबंधित कार्य सिखाया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल एक वृक्ष के हत्या नामक चैप्टर से लिया गया है और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता विश्व के किस समस्याओं को उजागर करती है। तो एक वृक्ष की हत्या जो कविता है ये विश्व के किस समस्याओं को उजागर करती है, तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि प्रस्तुत कविता में बदलते हुए परिवेश में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस तरह प्रकृति का दोहन होते जा रहा है उसे तो ये लगता है कि सारी दुनिया प्रकृति का स्वतः शिकार हो जाएगी। वृक्षों की अनाधून कटाई, बढ़ती हुई जनसंख्या, समुद्र के जल स्तर का उठना, ये सब विनाश का सूचक है। आप सभी लिखेंगे कि वृक्ष हमारे मित्र हैं फिर भी हम इसे निष्ठुरतापूर्वक काटते जा रहे हैं। आज मानव के पास आँख होते हुए भी अंधा होते गया है। कभी इस समस्या से कभी चिंतित है कि आखिर मानव कल्याण का क्या होगा। उसे लगता है कि दुनिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। वृक्ष को काटना अपने आप के मृत्यु के मुंह में डालने के बराबर है। ठंडी छांव देने वाला वृक्ष मनुष्य के निष्ठुरता के कारण काटे जा रहे हैं। आप सभी लिखेंगे कि अंत में कवि कहना चाहता है कि यदि समय रहते हुए भी इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम अगर नहीं उठाया जाता है तो जीव जगत मानव स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और मानव कल्याण का विनाश हो जाएगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना
ना भूले। है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।